वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 18 ऑफ माफिया रिवेंज लव। इतना बोलकर वो कृतिका को भी अनाया और सूर्य के साथ कमरे में जाने को कहते हैं। कृतिका उनकी बात मानकर सूर्य के कमरे की तरफ चल देती है। कमरे का दरवाजा खोलकर कृतिका जैसे ही अंदर आती है उसकी नज़र कमरे के डेकोरेशन पर जाती है जो अनाया ने पिछली रात को किया था और अभी तक वो वैसा का वैसा ही था। कमरे को देखकर कृतिका की आंखों में नमी आ जाती है लेकिन वो अपने आंसू को बहने से रोककर सूर्य के पास जाती है जो बालकनी में था। वहीं कृतिका के वहां से जाते ही अनाया डॉक्टर सारिका को देखकर थोड़ा धमकी भरे लहजे में कहती है, अगर तुमने बाहर किसी को भी बताया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो देख लेना। वहीं डॉक्टर सारिका उसकी धमकी सुनकर खुद से कहती है, भगवान जी कहाँ फंसा दिया मुझे, सबके सब बस धमकी ही देते रहते हैं यहाँ। इतना बोलकर वो अपना कंधा उचकाते हुए खुद से कहती है, छोड़ खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे बस कृतिका मैम की बातें माननी है क्योंकि उनके हाथों में ही सब है। यहाँ तक कि सोरी सर भी। इधर कृतिका गुस्से में बालकनी में आकर सोरी के पास चुपचाप खड़ी हो जाती है। सोरी को पता चल जाता है कि कृतिका उसके पास खड़ी गुस्से से उसे घूर रही है लेकिन उसकी तरफ नहीं देखता। सूर्य को खुद को इग्नोर करता देख कृतिका उस पर अपना सवाल दागते हुए कहती है, लगता है अब मैं आपको सेटिस्फाई करने में फेल हो रही हूँ जो अब आप दूसरों के पास जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मिस्टर सूर्य। कृतिका की बातें सूर्य को गुस्सा दिला देती है और उसका हाथ उठ जाता है लेकिन उसका हाथ कृतिका को छूता उससे पहले ही सूर्य अपने हाथों को काबू में कर लेता है और उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब लाता है और गुस्से से हाँफते हुए कहता है, उसको मेरे रूम से निकालने के लिए तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात तो समझ आ गई मुझे कि जिस तरह डॉक्टर सारिका तुम्हारे इशारों पर नाचते हुए यहाँ चली आई है ना, उससे उसने मेरा शक पक्का कर दिया है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच, और वो क्या है ये या तो तुम खुद बता दो, नहीं तो मैं उससे आज उगलवा ही लूंगा। ये आखिरी लाइन बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक इविलिस स्माइल थी। अपनी बात कहकर सूर्य कृतिका को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कृतिका अपने पेट पर हाथ रखकर खुद से कहती है, नहीं नहीं, उनको सच नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो आगे की बात वे बोल नहीं पाती और तुरंत सूर्य के पीछे रूम में आती है। थोड़ी ही देर में सभी लिविंग रूम में बैठे थे और सभी डॉक्टर सारिका को घूर रहे थे। सॉरी अपनी आंखों में आग लिए उन्हें घूर रहा था जिस कारण डॉक्टर सारिका के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। डॉक्टर सारिका को कुछ ना बोलता देख समर जी अपनी नज़र उन पर टिकाते हुए कहते हैं, डॉक्टर सारिका आप बताएंगी कि हमारी बहू और आने वाला बच्चा कैसा है। समर जी का सवाल सुनकर डॉक्टर सारिका अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपनी जगह खड़ी हो जाती है और कहती है, सर वैसे तो सब ठीक है लेकिन इनकी एज ज़्यादा होने के कारण थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है और इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। डॉक्टर सारिका के मुंह से बच्चे पर पड़ेगा सुनकर समर जी थोड़ा कठोर आवाज़ में कहते हैं, आपको जो कहना है आप साफ साफ कहिए, बातों को घुमाइए मत। समर जी आगे कुछ कहते उससे पहले ही सूर्य डॉक्टर सारिका को घूरते हुए कहता है, क्या करना है ये बताइए जल्दी और जाइए। सूर्य की आवाज़ सुनो डॉक्टर सारिका की रूह कपाने के लिए काफ़ी थी। वो किसी रटे तोते की तरह सूर्य को देखते हुए एक सांस में कहती है, खाना हल्का खाना है, प्योर वेज खाना है, मसालेदार नहीं खाना है, सीढ़ियों से नहीं चढ़ना है, ज़्यादा चलना नहीं है, बस रूम में लेट कर रहना है। अपनी बात खत्म कर वो एक लंबी सांस लेती है और सूर्य का इशारा पाकर तुरंत वहां से चली जाती है। उनके जाते ही सूर्य भी अपना ऑफिस बैग लेकर कृतिका को घूरते हुए वहां से निकल जाता है। डॉक्टर सारिका के जाने के बाद समर जी तुरंत एक सर्वेंट को बुलाकर जैसा डॉक्टर ने कहा था वैसा करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। वो अनाया के रहने के लिए नीचे का ही एक कमरा तैयार करने को कहते हैं और उसके खाने पीने का इंतजाम भी करवाने लगते हैं। दूसरी ओर अनाया गुस्से से भरी अपनी आंखें कृतिका पर टिकाकर खुद से कहती है, तू जानती है कि मैंने ये नाटक सिर्फ इसलिए किया था कि वह मुझे बुढ़ा पोता या पोती के मुंह में आकर मेरी हर बात मानता रहे, लेकिन तूने मेरी ही चाल मेरे ऊपर उल्टी कर दी। अब ये बुढ़ा उसी बच्चे के मुंह में आकर मेरी बैंड बजा रहा है। इधर डॉक्टर सारिका प्रताप इलाज से निकलकर करीब 1 घंटे के अंदर अपने माथे का पसीना पूछते हुए जैसे ही वापस अपने केबिन में जाती है, अंदर कुछ ऐसा देखती है कि उनके माथे पर फिर से पसीना आने लगता है और उनके कदम अपनी जगह जम जाते हैं। सूर्य को अपने केबिन में देख डॉक्टर सारिका जो केबिन के दरवाजे पर ही खड़ी थी उनके पैर जम जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने ही केबिन में जाए। डॉक्टर सारिका के बारे में अगर बताए तो इंडिया की नंबर 1 गायनोकोलॉजिस्ट है, लेजिस्ट है और इस उम्र में भी सूर्य से बहुत बड़ी है। इस कारण सूर्य को कभी उनसे मिसबिहेव नहीं करता। इधर केबिन के अंदर डॉक्टर सारिका की चेयर पर बैठा सूर्य अपने एक हाथ से डेस्क पर पेपर वेट घुमाते हुए अपनी भूरी आंखें डॉक्टर सारिका पर टिकाकर एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, आइए डॉक्टर सारिका, आपके कदम क्यों रुक गए हैं, दरवाजे पर ही आपका ही केबिन है, आ जाइए अंदर। सूर्य ने ये बातें बहुत ही आराम से और शांति से कही थी लेकिन डॉक्टर सारिका के लिए दुनिया की सबसे भयानक आवाज़ थी। सूर्य के कहे एक एक शब्द पर उनकी रूह शरीर से निकलने को हो रही थी क्योंकि वे जानती थी कि उन्होंने कृतिका की हालत में कुछ बातें छुपाकर कितनी बड़ी गलती की है। डॉक्टर सारिका की हालत देख सूर्य का शक यकीन में बदल जाता है।
कि कुछ तो बात है जो दोनों मिलकर उससे छुपा रहे हैं, लेकिन वो इस बात को अपने चेहरे पर जाहिर न होने देते हुए डॉक्टर सारिका को देखते हुए कहता है, क्या हुआ डॉक्टर सारिका, मुझे देखकर आपके पसीने क्यों निकलने लगे हैं? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसके खुलने का इतना डर समाया हुआ है आपके अंदर? सूर्य की यह बातें सुनकर डॉक्टर सारिका की हिम्मत जवाब देने लगती है। वो खुद से कहती है, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अब और इनसे अब बात नहीं छुपा सकती। इतना बोलकर डॉक्टर सारिका हिम्मत करके जैसे ही अपना एक पैर आगे बढ़ाती है, वैसे ही वो अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करती है। जब वो पलट कर देखती है तो अपने पीछे कृतिका को देखकर उसकी जान में जान आती है। वहीं कृतिका को देख सूर्य की भौहें सिकुड़ जाती है, लेकिन वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कृतिका गुस्से से हाँफते हुए केबिन के अंदर आती है और एक फाइल सूर्य के सामने फेंकते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, ये रहे आपके सारे सवालों के जवाब मिस्टर प्रताप। अब आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर लोगों को डराना बंद कीजिए। कृतिका की बात खत्म होते ही सूर्य अपने एक हाथ से वे फाइल अपनी तरफ खींचते हुए डॉक्टर सारिका को अपनी आंखों से ही बाहर जाने का इशारा कर देता है। वो तुरंत कृतिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, मिसेज प्रताप, आपको नहीं लगता आपकी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है? लगता है मेरा डर आपके अंदर से खत्म हो गया है। वापस लाऊं क्या इसे? इतना बोलकर वो अपने फोन मैं एक पिक्चर खोलकर कृतिका के सामने करता है और उसे अपनी आंखों से उसे देखने को कहता है। सूर्य का इशारा देख कृतिका गुस्से से घूरते हुए जैसे ही उसके फोन की तरफ देखती है, उसकी एक चीख निकल जाती है और वह तुरंत सूर्य के सीने में अपना चेहरा छिपाकर डरते हुए कहती है, सूर्य हटाइए इसे, जल्दी हटाइए, मुझे डर लग रहा है। दरअसल सूर्य ने अपने फोन में छिपकली की पिक्चर उसे दिखाई थी, क्योंकि वह जानता था कि कृतिका का अगर कोई फोबिया है तो वे छिपकली ही है। उसने खुद देखा था उसकी हालत जब उसने कृतिका को छिपकली से भरे रूम में डाला था। कृतिका को डरते देख सूर्य मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसके बालों को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, अजीब लड़की हो तुम, जिससे डरना चाहिए उसको तो घास पे नहीं डाल रही हो और उस बेचारे मासूम छोटे से जानवर से डर रही हो। माफिया की वो नहीं, मैं हूँ, भूल गई हो क्या? सूर्य की बातें सुनकर कृतिका अपना चेहरा उठाकर और एक आंख खोलकर पहले उसके फोन को देखती है। जैसे ही उसकी नज़र सूर्य के बंद पड़े फोन स्क्रीन पर जाती है, वो तुरंत गुस्से से सूर्य को घूरते हुए कहती है, और कुछ आता है आपको? बस मासूम लोगों को डरा धमका के अपना काम निकालना आता है। कृतिका की इतनी बात सुनते ही सूर्य जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मासूम? और तुम किस एंगल से मासूम हो तुमने तो जवाब देने के मामले में मुझे भी नहीं छोड़ा, तो कहाँ से मासूम हो तुम? बताओ जरा। सूर्य की बातें कृतिका को गुस्सा दिला जाती है और एक जोर का मुक्का उसके सीने पर मारकर जैसे ही उसकी गोद से उठने को होती है, वैसे ही सूर्य उसकी कमर पकड़कर वापस अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जान? जाने से पहले किसी को बुलाया है, उससे मिलकर तो जाओ। अचानक सूर्य का बदला हुआ बिहेवियर देख कृतिका को अब डर लगने लगता है, क्योंकि अभी सूर्य ना तो पहले की तरह मजाक कर रहा था और ना ही उसकी आवाज़ पहले जैसी थी। अब वो काफ़ी सीरियस होकर अपनी बातें कह रहा था। सूर्य का बदला बिहेवियर देख कृतिका तुरंत उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहती है, सॉरी छोड़े मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है, मुझ में अब हिम्मत नहीं आपकी बकवास बातें सुनने की। कृतिका को छटपटा दे देख सॉरी उसकी अपनी पकड़ उसके कमर पर मजबूत करते हुए हल्का घबराते हुए कहता है, डर गई? आखिर ऐसी क्या बात है कृतिका जो बाहर आने का सोच रही तुम इतना डर रही हो? सॉरी की बातें सुनकर कृतिका का डर और बढ़ जाता है और उसकी आंखें भी नम हो जाती है, लेकिन फिर वो फिर भी बात को संभालते हुए हगलाते हुए कहती है, सॉरी आप कुछ गलत सोच रहे हैं। वो आगे बोलती उससे पहले ही सॉरी उसके बालों को अपने हाथ में कसते हुए कहता है, याद रखो कृतिका, तुम खुद मुझे अगर सच्चाई बता दोगे तो शायद तुम्हारी सजा मैं कम कर दूं, लेकिन अगर मुझे दूसरों से पता चले ना तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। सूर्य की बातें खत्म होते ही कृतिका गुस्से से उसके सामने वापस वही फाइल करते हुए कहती है, देख लीजिए इसे मिस्टर प्रताप, इसमें आपके बच्चे की पूरी रिपोर्ट है, आपके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है, जिसका आपको डर है वैसा कुछ भी नहीं है। कृतिका की बात को बीच में ही काटते हुए सूर्य उस फाइल को जमीन पर फेंकते हुए गुस्से से कहता है, नहीं देखना मुझे तुम्हारा कोई भी लाया हुआ सबूत, अब मैं बस उन्हीं बातों पर विश्वास करूंगा जो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही केबिन के डोर पर नॉक होता है। उस नॉक को सुनकर सूर्य अपनी प्लेन आवाज में कहता है, कमिंग। उसकी परमिशन मिलते ही दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर खड़े युवान और उसके साथ दूसरी लेडी डॉक्टर को देखकर कृतिका गुस्से में से सूर्य की गोद से उठकर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं कराना मुझे कोई भी चेकअप, अभी के अभी कहिए इन डॉक्टर्स को यहाँ से जाने के लिए। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही सूर्य खड़ा होकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और युवान को देखकर कहता है, डॉक्टर को लेकर जाओ। और वो खुद कृतिका को गोद में उठाए हुए ही केबिन से बाहर निकल जाता है। कुछ घंटों बाद कृतिका की आंखें धीरे धीरे खुलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसकी नजर पहले सीलिंग पर जाती है। कुछ देर बस सीलिंग को घूरने के बाद कृतिका को थोड़ी देर पहले की बातें याद आती है और वह तुरंत अपनी नजरें घुमाने लगती है। तभी उसकी नजरें सूर्य की नजरों से जा टकराती है।
जो उसके सामने ही एक चेयर पर बैठा गुस्से से उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसे देखकर कृतिका सहम जाती है कि वो गुस्से में है। सूर्य को देखते ही कृतिका को समझते देर नहीं लगती कि उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन इस बात से कृतिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे पहले से जानती थी कि सूर्य से कोई बात छुपाना आसान नहीं है और वे एक ना एक दिन उसे ये सच पता लगना ही था। सूर्य की नज़रों को पूरी तरह इग्नोर कर कृतिका तुरंत बेड से उठकर अपने कपड़े ढूंढने लगती है, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल गाउन में थी। सूर्य जब देखता है कि कृतिका उसे इग्नोर कर रही है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तुरंत कृतिका की बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? सूर्य को गुस्से में देखने और उसकी बातें सुनने के बाद भी कृतिका ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो बहुत ही शांति से सूर्य को देखकर बोलती है, हाथ छोड़े मेरा, कितना कसकर पकड़ रखा है। और क्या ये गुस्से से घूरे जा रहे हैं मुझे? और क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसी क्या बड़ी बात छुपा ली आपसे जो आप इतनी ज़्यादा भड़क रहे हैं? और अगर छुपाई भी है तो क्या हुआ? खुद की बात छुपाई है मैंने। अब भला मुझे कुछ होने से आपको तो फर्क पड़ता नहीं है, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? और क्या मैंने आपसे आपके बच्चों से रिलेटेड कोई बात छुपाई? नहीं ना, तो फिर इतना क्यों भड़क रहे हैं आप? आपको आपके बच्चे से मतलब है ना, वो तो आपको मिल रहा है। कृतिका का इस तरह का जवाब सुनकर सूर्य का गुस्सा बढ़ जाता है और वे अपनी पकड़ उसके हाथ पर मजबूत करते हुए कहता है, तुम इतना नॉर्मल भी हो, तुम इतना नॉर्मल भी हो, कैसे कर सकती हो कृतिका? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला है? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर एक डिटेल है मेरे पास। इतना बोलकर वो उसके हाथ पर अपनी पकड़ और कसते हुए चिल्लाकर कहता है, अब बताओ भी, चुप क्यों हो? क्यों छुपाई ये बात कि इस बच्चे के कारण तुम्हारी जान जा सकती है? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता ये बात जानने का? सूर्य आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कृतिका झटके से अपने दोनों हाथ छुड़ाते उस पर गुस्से से चीखते हुए कहती है, हाँ नहीं है, क्योंकि आपको मैं नहीं चाहिए थी, बस बच्चा चाहिए था तो दे रही हूँ ना आपको, आपके दोनों बच्चे। फिर क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? और दिखा तो ऐसे रहे हैं जैसे मेरी मौत की बात सुनकर आपको बुरा लग रहा है। इतना बोलते ही उसकी जुबान और पैर दोनों लड़खड़ाने लगते हैं, जिसे देख सूर्य जैसे ही उसे संभालने को एक कदम आगे बढ़ाता है, कृतिका दो कदम पीछे होकर अपने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए आगे कहती है, वैसे भी सूर्य, इस बच्चे के जन्म के बाद तो आप मुझे छोड़ने ही वाले थे ना, तो उस वक्त भी आप यही समझना कि आपने मुझे छोड़ दिया। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहीं भी रहूँ, आपके सामने नहीं रहूँगी बस, और क्या चाहिए आपको? और वैसे भी आपको लगता है कि मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़कर उनके बिना रह पाऊँगी? अरे मैं तो वैसे ही जीते जी मर जाऊँगी, तो इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं सच में मर जाऊँ। कृतिका की बातें सुनकर सूर्य की आँखें नम हो जाती हैं, लेकिन उन आँखों में अभी भी गुस्सा बरकरार था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कृतिका की हरकत पर वो उस पर गुस्सा करे या उसकी बातें सुनकर उस पर तरस खाए, लेकिन आखिर में उसका गुस्सा उसके प्यार के आगे हार जाता है और वो अगले ही पल अपने घुटनों पर बैठकर उसे तुरंत अपने सीने से लगा लेता है। उसके बालों को सहलाते हुए वो कहता है, क्यों करती हो तुम ऐसा? हमेशा अपनी हरकतों से मेरा गुस्सा बढ़ा देती हो, और देखो इस बार भी तुमने वो इसलिए किया क्योंकि लेकिन इसलिए किया, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा, या तुम्हें खुद से या हमारे बच्चों से दूर रखूंगा? सूर्य की बात को बीच में ही काट कर कृतिका अपना सिर उसके सीने से निकालकर हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं सूर्य नहीं, मैं आपको इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। जो आप सोच रहे हो उस पर लगाम लगाओ, और वैसे भी अब मैं किसी के लिए भी जरूरी नहीं हूँ, तो मेरे मरने या जीने से क्या ही फर्क पड़ता है? कृतिका की बातें सुनकर सूर्य उसी तरह बैठा उसके बालों को संभालते हुए हल्का मुस्कुराकर कहता है, डोंट वरी ना, मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। डोंट वरी ना, मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा और ना मेरे बच्चों को, लेकिन तुमने जो ये हरकत की है ना उसकी सजा तो तुम्हें बराबर दूंगा, क्योंकि ये दूसरी बार है जब तुमने मुझ पर भरोसा ना कर खुद फैसला लिया है। जब मैंने तुम्हारी पहली गलती माफ़ नहीं की, तो ये कैसे माफ़ कर सकता हूँ? सूर्य की धमकी सुनकर कृतिका के अंदर डर की एक लहर पैदा कर देती है और वे तुरंत अपनी अटकती आवाज़ में कहती है, कहना क्या चाहते हैं आप? फिर से पनिशमेंट देंगे? लेकिन ये याद रखिए, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसका असर हमारे बच्चे पर भी जाएगा। कृतिका को लग रहा था कि सूर्य फिर उसे पहले की तरह हर बात पर सजा देगा, और छिपकली का डर तो उसके अंदर से अभी तक निकला ही नहीं था। कृतिका को डरते देख सूर्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है। वो अपने हाथ के अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, नहीं जान, तुम चिंता मत करो, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास जिससे तकलीफ तुम्हें तो होगी, लेकिन उसका असर मेरे बच्चे पर नहीं होगा। उसने मेरे शब्द पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया था। फिर से एक बार उसे मेरा बच्चा कहना कृतिका का दिल तोड़ गया, लेकिन वे कुछ ना बोलकर बस अपनी भीगी आंखों से सूर्य के मुस्कुराते चेहरे को देखती रह जाती है। उन दोनों में से कोई आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कानों में किसी की आवाज़ आती आती है। ये कोई और नहीं बल्कि युवान था, जिसे अभी-अभी डॉक्टर से पता चला था कि कृतिका की प्रेगनेंसी के कारण अंत में उसकी जान जा सकती है। युवान को वहां देख कृतिका और सूर्य दोनों अपनी-अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। तभी युवान उनके करीब आकर कृतिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, ये क्या कर दिया आपने? आपको पता है अब आपका अबॉर्शन भी नहीं हो सकता है। क्यों आपने अपनी जान जोखिम में
डाली। एक बार आप भाई को बताती तो वो जरूर कोई रास्ता निकालता। युवान की बातें सुनकर कृतिका गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, मेरे इस फैसले से तो आपको खुश होना चाहिए ना युवान। आखिर आपके भाई की जिंदगी से वे इंसान जा रहा है जिसने आपके भाई की जान लेने की कोशिश की थी। यही तो कहा था ना आपने। कृतिका का जवाब युवान की बोलती बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि वे आगे क्या बोले। उसे चुप देख कृतिका एक तंज भरी मुस्कान देकर जैसे वहां से जाने लगती है। युवान उसका हाथ पकड़कर वह बहुत ही शांत स्वर में कहता है, जानता हूँ बहुत बड़ी गलती की मैंने आप पर विश्वास ना करके। क्या आप एक बार और मुझे माफ कर सकती है? एंड ट्रस्ट में आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। युवान की बात सुन कर कृतिका अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख करके हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, माफी युवान, यही तो मैं खुद मांग रही हूँ सबसे, हर तरीके से माफी मांगी मैंने, हाथ जोड़कर पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन लगता है ये माफी बहुत महंगी चीज है, इसलिए कोई मुझे देने को तैयार नहीं हो रहा। इतना बोलकर वो थोड़ी देर रुककर वापस बोलती है, शायद ये माफ़ी भी अलग अलग किस्म की होती है। आप लोगों के पास बहुत महंगी माफ़ी रहती है लेकिन हम गरीबों के पास बहुत सस्ती। तभी तो हम उसे किसी के भी एक बार बोलने पर दे देते हैं। किसी ने मुझे किडनैप किया, जबरदस्ती शादी की, हर रात हर दिन टॉर्चर किया, लेकिन जब उसने एक बार माफ़ी मांगी तो मैंने तुरंत दे दी। इतना बोलकर वो युवान के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आपने भी तो यही किया था ना, लेकिन फिर भी मैंने माफ़ कर दिया आपको। तो जब मेरी बारी आई तो आप लोग क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे हैं मुझे? अपनी बात खत्म कर कृतिका तुरंत कमरे से निकल जाती है। कृतिका के जाते ही युवान तो बस चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन सूर्य उसे तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। जैसे ही कृतिका कमरे से बाहर निकलते ही सूर्य भी बाहर निकलते हुए कहता है, मेरी बीवी थोड़ी ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगी है। बहुत जल्द इसे रियलिटी में ला कर रहूँगा। उससे पहले उसके लिए किए की सजा तो दे दूँ। अनाया गुस्से में इधर उधर टहलते हुए कृतिका को कोसते हुए कहती है, इस लड़की का दिमाग बहुत चलने लगा है। क्या क्या सोचा था सौर्य के साथ रहने को, लेकिन इस लड़की ने तो मुझे उसके रूम से निकलवा कर इस गेस्ट रूम में पटक दिया। इतना बोलकर वो एक नज़र पूरे कमरे पर डालती है और अपना पैर पटक कर बेड पर बैठते हुए गुस्से में कहती है, बस कुछ दिन और कृतिका, फिर तुम्हारी आंखों के सामने मैं ऐसा सवेरा लाऊंगी कि तुम सोचोगी कि वो सवेरा तुम्हारी जिंदगी में आया ही क्यों। वह अपनी नजरें कमरे में लगे कैलेंडर पर डालती है और अपनी जगह से उठकर कैलेंडर पर 14 तारीख को घेरे में लेते हुए कहती है, ये प्यार का दिन तुम्हारे जीवन में बस नफरत ही नफरत लेकर आएगा मेरी बहना। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। रात के करीब 11 बजे सूर्य गुस्से से दंदनाते हुए कृतिका के कमरे में आता है और अंदर आते ही उसकी नज़र कृतिका पर जाती है जो बस रूम में इधर से उधर टहल रही थी। वही कृतिका की नज़र जैसे ही सूर्य के गुस्से से थमथमाते हुए चेहरे पर जाती है, उसे सूर्य से हल्का हल्का डर लगने लगता है। कृतिका को इतनी रात तक जागते देख सूर्य उसके करीब आकर उसके माथे को छूते हुए कहता है, तन्वी ने बताया कि तुमने आज डिनर नहीं किया, पूछ सकता हूँ क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं कि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है तुम्हारे ऊपर? सूर्य की बातें सुनकर कृतिका तुरंत अपना मुंह फुलाकर बेड पर आलती पालती मारकर बैठते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहती है, मुझे भूख नहीं लगी क्योंकि मुझे पिज्जा खाना था और उसके साथ मोमोज भी, मोमोज और आइसक्रीम भी, और मुझे जब तक ये सब खाने को नहीं मिलेगा मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। कृतिका के बच्चों जैसे जिद दे देखकर सूर्य को समझ से देर नहीं लगती कि ये उसका मूड स्विंग हो रहा है और ये भी प्रेगनेंसी का ही एक सिम्टम था। इस हालत में गुस्से या जोर जबरदस्ती से काम निकालना बहुत मुश्किल होने वाला था, जिस कारण सूर्य ने ये डिसाइड किया कि वे अभी फिलहाल प्यार से ही उसे हैंडल करेगा। सूर्य मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठकर कृतिका को संभालकर अपनी गोद में खींच लेता है और उसके बालों को ठीक करते हुए बड़े ही प्यार से बोलता है, मैं तो तुम्हें ये सब खिला दूं, लेकिन तुम्हें पता है ना ये सब चीज़ें तुम्हें ही तकलीफ देगी बाद में। तो अपनी जिद छोड़ो और चलो जो भी तन्वी ने बनाया है वे गुड़ गल की तरह खा लो। सूर्य ने अपनी बातें बहुत ही प्यार और सनरमी के साथ कही थी, लेकिन कृतिका को यह जरा भी पसंद नहीं आती है। वे तुरंत उसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर गुस्से से कहती है, नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी, मुझे आज पिज्जा और मोमोज ही खाना है, वो भी आइसक्रीम के साथ। नहीं तो मैं और आपके बच्चे, आपके दोनों छोटे, वे भी भूखे ही सो जाएंगे। आखिरी की बातें कृतिका ने बहुत ही मासूमियत से अपने पेट पर को सहलाते हुए कहती है। कृतिका की जिद देख सूर्य तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करता है और बस कुछ ही सेकंड बात करके कॉल कट कर देता है। वो कृतिका को संभालते हुए अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों भी बाहर आकर मेरे साथ तुम्हें ही संभालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बच्ची तो तुम खुद हो और जिद्दी भी। थोड़ी देर में सूर्य कृतिका को अपनी गोद में उठाए हुए प्रतापविला से अपनी गाड़ी में निकल जाता है। वहीं सूर्य के जाते ही अनाया अपनी आंखों में नकली आंसू लिए अपने बगल में खड़े समर जी को देखकर कहती है, देखा आपने डैड कैसे सूर्य मेरी
बहन को अपनी गोद में उठाए इतनी रात को बाहर लेकर गया है और ये दोनों का अभी से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने तो कृतिका पर तरस खाकर उसे अपने घर में जगह दी थी और वे मेरे ही घर को तोड़ रही है और देखे डेढ़ में कुछ नहीं कर पा रही। अनाया की बातें सुनकर समर जी को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। पर यह गुस्सा किसके लिए था ये पता चलना थोड़ा मुश्किल था। कुछ देर की शांति के बाद समर जी वहाँ से जाते हुए कहते हैं, बहू आप अपने कमरे में जाए और आराम कीजिए। इस हालत में इतना टेंशन लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। आगे क्या करना है मैं सोचता हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। समर जी के जाते ही अनाया एक इविल स्माइल देते हुए अपनी आंखों से बहते आंसू आंसू को अंगुली से झटकते हुए कहती है, अब देखो मेरी बहना तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ मैं। तुमने मुझे सूर्य के रूम से निकलवाया था ना, मैं तुम्हें उसके घर से ही निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चल जाती है। और इधर एक पिज्जा हट में कृतिका आराम से पिज्जा और मोमोज खा रही थी। वो कभी पिज्जा खाती तो दूसरे ही पल मोमोज। सूर्य उसके सामने ही बैठा अपनी बीवी को किसी छोटे बच्चे की तरह खाते देख हल्का मुस्कुराते वह कहता है, आराम से खाओ, कोई और नहीं आने वाला तुम्हारा खाना खाने। सूर्य की बात सुनकर कृतिका अपने मुंह में पिज्जा ठूंसते हुए कहती है, मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप चले जाओ। कृतिका को बच्चों की तरह मुंह में खाना भरकर बोलते देख सूर्य हल्का मुस्कुराते हुए टिश्यू पेपर उठाकर उसके होठों के पास लगे टमाटो केचप को पहुंचते हुए कहता है, तुमने तो बच्चे संभालने की ट्रेनिंग अभी से देनी शुरू कर दी। मुझे तो लगता है कि आगे चलकर मुझे दो नहीं बल्कि 3 बच्चों को संभालना पड़ेगा। सूर्य की ताना भरी बातें सुनकर कृतिका की आंखें अचानक नम हो जाती है और वह सूर्य को देखकर बहुत ही मासूमियत से कहती है, क्यों संभालना पड़ेगा आपको मुझे? क्योंकि डिलीवरी के बाद तो या मैं मर जाऊंगी या आप मुझे छोड़ देंगे। फिर क्यों ले रहे हैं आप मेरी टेंशन? कृतिका के मुंह से मरने की बात सुनकर सूर्य के माथे पर गुस्से के कारण नसें उभरने लगती है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके अपनी जगह से उठता है और कृतिका को गोद मैं उठाकर वहां से निकलते हुए कहता है, इन योर ड्रीम्स बेबी गर्ल, इन योर ड्रीम्स। ना तो मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा और ना ही तुम्हें खुद से अलग करूंगा, लेकिन तुम्हारी सजा ये रहेगी कि तुम मेरे पास तो रहोगी लेकिन हम साथ नहीं रहेंगे। कृतिका को गोद में लिए सूर्य अपनी गाड़ी के पास आता है और उसे आराम से पिछली सीट पर बैठाकर अपना ब्लेजर खोलते हुए कहता है, बहुत मरने की बातें निकल रही है तुम्हारे मुंह से। आज ऐसा मुंह बंद करूंगा कि आज के बाद मरना शब्द तक सोचने से डरोगी। सूर्य की बातें सुनकर कृतिका डरते हुए सीट के पीछे की तरफ खिसकने लगती है। तभी सूर्य अपना ब्लेजर गाड़ी के अंदर फेंक कर मुस्कुराते हुए अंदर आता है और कृतिका की कमर पकड़कर बहुत ही सावधानी से उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वहीं कृतिका सूर्य के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहती है, सूर्य नहीं ना, हम अभी रास्ते पर हो और इस हालत में ये सब करना ठीक नहीं। कृतिका की बात पूरी होने से पहले ही सूर्य उसे सीट पर लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आकर मुस्कुराते हुए उसका प्लाजो नीचे की तरफ सरकाते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, इस गाड़ी के बाहर भी खड़ा होकर अगर कोई हमें देखेगा ना तब भी उसको कुछ दिखाई नहीं देगा और ना कुछ सुनाई देगा। सुबह की हल्की हल्की धूप पर्दों से छनकर आने के कारण कृतिका की नींद कसमसाते हुए खुलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसकी नज़र अपने हाथों में लाल गुलाब से भरा हुआ बुके लिए सूर्य पर जाती है। कृतिका को जागते देख सूर्य मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और उसकी गोद में वो बुके रखकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, हैप्पी रोज डे माई लव। हम तुम्हें लाल गुलाब पसंद है ना, तो देखो आज तुम्हारी नज़र जहाँ जहाँ जाएगी तुम्हें बस लाल गुलाब ही नजर आएगा। सूर्य की बातें सुनकर कृतिका की नज़र पूरे कमरे में घूमती है और उसकी आंखें हैरानी से तब फटी की फटी रह जाती है जब उसे अपने कमरे में हर तरफ बस लाल गुलाब ही नजर आते हैं। पूरे कमरे को देखकर कृतिका तुरंत सूर्य के सीने से लग जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सूर्य, थैंक यू। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप रोज डे इस तरह विश करोगे। ये सच में बहुत खूबसूरत है।
कृतिका की बात खत्म होते ही सूर्य उसे अपने सीने के और करीब खींचकर बोलता है, जानता हूँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। सूर्य के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कृतिका की नजरें शर्म से झुक जाती है। तभी सूर्य भी अपना चेहरा उसके करीब लाता है और उसके होठों से सटाकर प्यार से बोलता है, क्या मैं अपने इस गुलाब को चूम लूँ? ये तो उस फूल की पकड़ियों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा मन अब इसके रस को पीने को कर रहा है। मुझे इजाज़त है मेरी जान। सूर्य की इस तरह की बेशर्मी भरी बातें सुनकर कृतिका उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, आप भी ना सूर्य बहुत बेशर्म हो, और अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है, तो आप किस बाद में कर लेना। कृतिका के मुंह से ना सुनकर सूर्य की भौहें गुस्से से सिकुड़ जाती है, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही कमरे में एक और आवाज़ गूंजती है, क्या मैं तुम्हें चूम लूं सूर्य? उस आवाज़ को सुनकर कृतिका और सूर्य दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहाँ अनाया एक बहुत ही रिवीलिंग ब्लैक रंग की नाइटी पहने खड़ी थी। अनाया को इस तरह अपने कमरे में देखकर और उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर कृतिका का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वह चीखते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, थोड़ी शर्म कीजिए और जाइए यहाँ से। कृतिका को गुस्से में देख सूर्य उसे शांत करते हुए कहता है, बस जान, बस अभी गुस्सा तुम्हारे लिए सही नहीं है, और उसने बस मुझे चूमने की ही तो बात की है, करने दो, क्या चला जाता है। अपनी बात कहकर सूर्य मुस्कुराते हुए अपने कदम अनाया की तरफ बढ़ा देता है। सूर्य के मुंह से ऐसी बात सुनकर कृतिका की आंखें नम हो जाती है। वह जैसे ही सूर्य को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, वह देखती है कि उसका हाथ उठ ही नहीं रहा। तभी वह चिल्लाकर सूर्य को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ भी बंद हो जाती है। उसकी नज़रों के सामने ही अनाया और सूर्य एक दूसरे को चूमने लगते हैं। यहाँ कृतिका ना तो अपनी जगह से उठ पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। तभी कृतिका अपनी पूरी हिम्मत लगाकर जोर से चीखती है, शौर्य, और तभी उसकी आंखें खुलती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। कृतिका की नज़र कमरे पर जाती है, वो जो पूरी तरह खाली थी। ना वहाँ शौर्य था और ना अनाया और ना ही था एक भी गुलाब का फूल। कृतिका ऊपर सीलिंग को देखते हुए अपने हाथों से पसीना पोंछती और कहती है, ये सपना था, शुक्र है भगवान जी का, नहीं तो मैं तो मार ही डालती उन दोनों को। कृतिका खुद से ही बातें कर रही थी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, किसे मारने की बात कर रही हो? उठते उठते उस आवाज़ को सुनकर कृतिका जैसे ही अपना चेहरा बाईं तरफ करती है, उसकी नज़र सूर्य की घूरती आंखों पर जाती है, जो अपना सिर पर एक हाथ टिकाए उसे ही घूर रहा था। सूर्य को अपने कमरे में और अपने बेड पर देखकर कृतिका उसकी तरफ घूमते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अपने रूम में। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी नज़र सूर्य के खुले ब्रॉड चेस्ट पर जाती और वहाँ से होते उसके 8 पैक एब्स पर उसे देखकर कृतिका वो कहीं खो सी जाती है। सूर्य के एब्स से वह हमेशा ही अट्रैक्ट हो जाया करती थी। कृतिका को खुद में खोया देख सूर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो थोड़ी शरारत करते हुए कृतिका का हाथ पकड़कर उसे अपने एब्स पर फिराते हुए कहता है, अच्छा है ना, और ये तुम्हें बहुत पसंद है, राइट? सूर्य की बातें सुनकर कृतिका बस उसमें ही खोई हुई अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी वो अपने सेंस में वापस आती है और अपना हाथ खींचकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई दी को किस करने की, वो भी मेरे सामने? शर्म नहीं आई आपको? कृतिका की बातें सुनकर सूर्य तुरंत बेड पर बैठते हुए हल्का गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल, क्या बके जा रही हो? मैं रात से तुम्हारे ही साथ हूँ, फिर कब देखा तुमने मुझे उसके साथ किस करते हुए? सूर्य के सवाल का जवाब देते हुए कृतिका भी तुरंत उसके बराबर में बैठती है और बच्चों की तरह सुबकते हुए कहती है, अभी अभी तो क्या था किस आपने देखो, वो भी मेरे सामने ही, मैं मार डालूंगी आपको, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ किसी और के होठों को चूमने की? कृतिका की पास बचकानी बातें सुन सूर्य मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने गले से हटाता है और उसे संभाल करके अपनी गोद में बिठाता है। वो उसे घूरते हुए कहता है, पागल लड़की, सपना देखा है तुमने और सपने को तुम हकीकत बोल रही हो। सूर्य की बात सुनकर कृतिका को तुरंत रियलाइज होता है कि उसने सच में सपना ही देखा था। फिर भी वे रोते हुए अपना हाथ झटके से छुड़ाकर सूर्य के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के बरसाते हुए कहती है, सपना ही सही, लेकिन आपने सपने में भी क्यों किस किया उसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? कृतिका अपना पूरा जोर लगाकर सूर्य के सीने पर मुक्के मार रही थी, लेकिन उसका असर सूर्य पर ना के बराबर था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसे गुदगुदी कर रहा है। फिर भी सूर्य कुछ नहीं करता, बस जो कृतिका कर रही थी उसे करने देता है, क्योंकि वह जानता था कि ये सब उसकी प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स है। जब कृतिका मारते मारते थक जाती है, तब वो अपना सिर उसके सीने पर रखकर आंखें बंद कर लेती है। तभी सूर्य के फोन पर का मैसेज टोन बजता है और उस मैसेज को देखकर सूर्य का खिला हुआ चेहरा उतर जाता है। सूर्य अपना फोन साइड रखकर कृतिका के बालों को सहलाते हुए अपने प्लेन आवाज में कहता है, मैंने अमेरिका से डॉक्टर ईडन को बुलाया है, वो आ चुकी है, थोड़ी ही देर में वो तुम्हारा प्रॉपर चेकअप करेगी और वही होगा जो वो बोलेगी। अगर इस बच्चे के कारण तुम्हारी जान को खतरा हुआ तो मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। बस सूर्य, आगे कुछ नहीं। सूर्य की बात पूरी होने से पहले ही कृतिका अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे चुप करवाते हुए कहती है। कृतिका की आंखें आंसू से भरी हुई थी। आपको लगता है दोनों नन्हे से बच्चों की जान लेकर मैं लंबी जिंदगी जी पाऊंगी? अगर जी भी ली तो क्या करूंगी उस जिंदगी का, जिसमें मुझे ना आपका प्यार मिलेगा और ना ही मैं कभी अपने बच्चों को प्यार कर पाऊंगी? मत कीजिए सूर्य, जो हो रहा है बस उसे होने दीजिए।
कृतिका की बातें सुनकर सूर्य थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कृतिका को छोड़कर बेड से उठते हुए कहता है, 1 घंटे में तैयार होकर पार्किंग एरिया में आओ और होगा वही जो तुम्हारे लिए सही होगा। अपनी बात कहकर सूर्य अपना शर्ट पहनते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर लिविंग हॉल में खड़ी अनाया अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए अपने साथ खड़े समर जी को देखते हुए कहती है, देखा डैड, मैंने कहा था ना सूर्य उसी कमरे में होगा। मतलब कृतिका के कमरे में। दोनों की नजर सूर्य पर थी, जो अपने शर्ट के बटन लगाते हुए कृतिका के कमरे से निकल रहा था। दोनों उसे तब तक देखते हैं जब तक वो अपने कमरे में नहीं घुस जाता। दरअसल कृतिका और सूर्य का कमरा एक ही फ्लोर पर था और अनाया और समर जी उसे लिविंग हॉल से देख रहे थे। सूर्य काफी टेंशन में था, इस कारण उसकी नजर उन दोनों पर नहीं गई। युवान का कमरा। तन्वी और युवान एक दूसरे में लिपटे बेड पर लेटे थे। बेड की साइड में ढेरों रोजेस थे जो युवान ने ही तन्वी को दिए थे। दोनों एक मल की चादर से ढके हुए थे। युवान पीठ के बल लेटा था और तन्वी उसकी बाहों में थी। युवान लगातार अपने हाथ से उसका कंधा सहला रहा था। दोनों चुप थे। तभी युवान के दिमाग में कुछ आता है और वह तुरंत तन्वी को अपने नीचे करके मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे मैंने आपको इतने सारे रोजेस दिए, आप उसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। लाओ जल्दी मेरा गिफ्ट। युवान के मुंह से गिफ्ट सुनकर तन्वी मुंह बनाते हुए कहती है, लालची आदमी, दे दूंगी गिफ्ट, पहले छोड़ो तो मुझे। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले युवान उसके होठों को चूमने लगता है। बस थोड़ी ही देर में उसे तैयार कर। युवान अपना हाथ बढ़ाकर फोन लेता है और जैसे ही मैसेज देखता है उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आने लगती है। वह तुरंत तन्वी को छोड़कर वहां से उठते हुए कहता है, कुछ जरूरी काम आ गया है, ये रात में कंटिन्यू करते हैं। युवान वहां से जाता उससे पहले ही तन्वी उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए पूछती है, बात क्या है युवान जी, बताइए मुझे, और मुझे झूठ नहीं सुनना, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक कोई बड़ी बात नहीं होती आप मुझे इस तरह छोड़कर कहीं नहीं जाते। तन्वी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सामने सिर झुकाए बैठे युवान को घूरते हुए कहती है, आप क्या कह रहे हैं युवान, क्या सच में कृतिका ने इतनी बड़ी बात छुपाई? आखिर वो ऐसा कर भी कैसे सकती है? क्या उसे अपनी जान की कीमत नहीं पता? तन्वी की बात सुनकर युवान उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहता है, उसकी जान की कीमत हमने खुद गिराई है तन्वी। हमने उसका साथ उस समय छोड़ा जब उसे सबसे ज्यादा हमारी ही जरूरत थी और शायद इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया। लेकिन ये बात भाई से छुप नहीं पाई। अब देखो आगे क्या होता है। युवान की बात खत्म होते ही तन्वी उसके सीने से लगकर रोते हुए कहती है, अगर मेरी कृतिका को कुछ हुआ तो शायद मैं खुद जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसने मेरा साथ तब दिया था जब मैं बिल्कुल अकेली थी। बाप बाप होने के बाद भी मैं अनाथ थी, तब मेरी ढाल बनी थी, मेरी हिम्मत थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी हिम्मत ने आज खुद अपनी हिम्मत खो दी। तन्वी को अपने सीने से सटाते हुए युवान उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा। और एक बात बोलूं, आज मुझे अपनी बीवी पर बहुत प्राउड महसूस हो रहा है, क्योंकि उसने अपने दोस्त का साथ उस वक्त भी बनाए रखा जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था। तुम सच में बहुत अच्छी हो और मैं बहुत लगी। इतना बोलकर युवान उसके माथे को चूम लेता है। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। देखने में तो सब शांत लग रहा था, लेकिन सबके अंदर एक बेचैनी थी। जहां सूर्य कृतिका को लेकर परेशान था, वहीं कृतिका अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी। इधर युवान और तन्वी दोनों ही कृतिका और उसके बच्चे के लिए परेशान थे। तो वहीं इस समय समर जी के दिमाग में अनाया की कई सारी बातें घूम रही थी। दूसरी तरफ बैठी अनाया अपनी जलती हुई आंखों से सूर्य और कृतिका को घूरते हुए आगे का सोचकर मुस्कुरा रही थी। देखा जाए तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था, बस बाहर से सभी खुद को शांत दिखा रहे थे। डाइनिंग टेबल पर पसरी शांति को तोड़ते हुए समर जी टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछते हुए सूर्य को देखकर कहते हैं, कल से दिखाई नहीं दिए आप मुझे, और रात को भी जब मैं आपके कमरे में गया था तब भी आप वहाँ नहीं थे। शायद अभी आपको अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहिए, उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने पिता के मुँह से इस तरह के सवाल सुनने के बाद भी सूर्य घबराने की बजाय अपनी नज़र कृतिका पर टिकाकर अपनी प्लेन आवाज में कहता है, आप चिंता ना करें डैड, आपका बेटा आपकी बहू के ही साथ था और उसका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखता है। बस आपकी बहू या आपके बेटे की कदर नहीं करती। कभी सूर्य की नजरें खुद पर महसूस कर उसके और उसके मुंह से इस तरह के जवाब सुनते ही कृतिका का निवाला उसके गले में फंस जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। कृतिका की यह हालत देख सूर्य तुरंत अपनी जगह से उठकर उसे गिलास देता है और पानी पिलाते हुए उसकी पीठ धीरे धीरे सहलाने लगता है। वो हल्के गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है, खाना भी खाना नहीं आता तुम्हें, अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें। सूर्य को कृतिका के पास देख अनाया अपनी जलती नजरों से उन दोनों को देखते हुए मन में कहती है, बस 2 दिन और कर लो, जितना प्यार करना है एक दूसरे को, फिर वो सूर्य भी मेरा होगा और उसका प्यार भी, चाहे वे जबरदस्ती ही क्यों ना हो। समर जी की नजर भी बराबर सूर्य की हरकत पर ही थी, जिसे कृतिका देख लेती है। वो अपनी पीठ से सूर्य का हाथ हटाते हुए धीरे से उसे घूरते हुए कहती है, बस कीजिए, आपके डैड कब से बस हमें ही देख रहे हैं, क्या अब आपको उनकी चिंता नहीं है? कृतिका की बातें सुनते ही सूर्य भी अपनी तिरछी नजरें से अपने पिता की तरफ देखता है और पाता है कि वे सच में अभी भी उन दोनों को ही देख रहे हैं। ये देख सूर्य एकदम नॉर्मली अपनी सीट पर बैठते हुए अनाया को देखकर कहता है, अपनी बहन का ख्याल
रखा करो, क्योंकि ये तो कभी खुद अपना ख्याल रख ही नहीं सकती। जब देखो तब कुछ ना कुछ गड़बड़ करती ही रहती है। सूर्य के मुंह से अनाया के सामने अपनी बुराई सुनकर कृतिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन जो चुप हो जाए वो कृतिका कहाँ। तभी कृतिका भी हल्का मुस्कुराती है, अनाया को देखकर कहती है, दी आप भी चीजों को समझा दीजिए। मेरा ख्याल रखने के लिए अब मेरा पति है, इसलिए अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। कृतिका के मुझसे खुद के लिए, जीजू और सूर्य के लिए। मेरा पति सुनकर सूर्य गुस्से से अपनी जगह से उठकर बाहर निकलते हुए सुवान को देखकर कहता है, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तू थोड़ी देर बाद आ। इतना अपनी बात कहकर सूर्य बिना किसी को देखे बाहर निकल जाता है। सूर्य की जाते ही सभी एक एक करके अपने कमरे में चले जाते हैं। बस कृतिका और तन्वी ही रह जाती है। गार्डन एरिया। कृतिका अपना सर झुकाए बैठी थी, वहीं तन्वी अपनी भीगी आंखों से उसे घूर रही थी। जब वे देखती है कि कृतिका कोई जवाब नहीं दे रही, तब वे गुस्से में कृतिका की दोनों बाहें पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहती है, बोल ना, चुप क्यों बैठी है तू? क्यों छुपाई तूने इतनी बड़ी बात? माना तेरा कोई नहीं था तो क्या मैं भी नहीं थी? आखिरी बातें बोलते वक्त उसका गला भर जाता है। तन्वी को रोता देख कृतिका हम तुरंत उसके गले लगकर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, तू पागल है, कुछ भी बोलती है। तू तो मेरा परिवार है, वे परिवार जिसने मुझे हर रिश्ते से प्यार दिया। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, जो सूझा वो कर दिया। बस तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे जाने के बाद किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, तुझे जरूर पड़ेगा। कृतिका या तन्वी आगे कुछ कहती उससे पहले ही उनके कानों में किसी की आवाज़ आती है जो गुस्से में कुछ बोल रहा था। उस आवाज़ को सुनकर जैसे ही वे उस तरफ देखती है, उन्हें युवान दिखाई देता है जिसकी आंखें लाल थी। युवान गुस्से में कृतिका को देखते हुए दोबारा बोलता है, जवाब दीजिए, क्या आपको सच में लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे या भाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कैसे सोच सकती है आप? युवान के सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर कृतिका अपने कदम पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, चलिए अब अगर लेट हो गया तो आपका भाई गुस्सा हो जाएगा। कृतिका का खुद के प्रति ऐसा बर्ताव देख युवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वो अपने हाथों में किसी का हाथ महसूस करता है और उसे कसकर थामते हुए कहता है, क्या हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं होगा? सच कहूँ तन्वी, बहुत मिस करता हूँ मैं अपनी तूफान मेल को। उसका इस तरह का उतरा हुआ चेहरा मुझे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो पहले ही ठीक थी। हंसती मुस्कुराती हुई युवान की बात सुनकर तन्वी अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रखते हुए कहती है, आप थोड़ा टाइम दो। इतना बोलकर वे गाड़ी में बैठी कृतिका को देखकर कहती है, वे अंदर से बहुत टूटी हुई है, जुड़ने में समय लगेगा, तब तक हम भी पूरी कोशिश करेंगे उसके टूटे हुए दिल को जोड़ने की। तन्वी की बातें युवान के अंदर हिम्मत पैदा कर देती है और वे तुरंत उसके माथे को चूमकर अपने आगे बढ़ जाता है। सनशाइन हॉस्पिटल केबिन में बैठे सूर्य और कृतिका चुपचाप अपने सामने बैठी एक 60 साल की फॉरेन लेडी को देख रहे थे, जो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ईडन थी। सूर्य ने उन्हें स्पेशली अमेरिका से बुलवाया था ताकि वो कृतिका के केस को अच्छे से एग्जामिन कर सके। सूर्य जानता था कि अगर ये डॉक्टर सारिका को से ये सब करवाएगा तो कृतिका कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। डॉक्टर एडन पूरी रिपोर्ट पढ़कर अपनी आंखों से चश्मा चश्मा उतारते हुए कहती है, देखिए मिस्टर प्रताप, मैंने जहाँ तक आपकी वाइफ की रिपोर्ट पढ़ी है, कॉम्प्लिकेशन तो बहुत है। इतना कॉम्प्लिकेशन है कि शायद इनकी जान भी जा सकती है डिलीवरी केस में। ये सुनने के बाद भी सूर्य के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वहीं डॉक्टर एडन को देखकर अपनी प्लेन आवाज़ में कहता है, वे सब मैं जानता हूँ, आगे क्या करना है वे बताओ बस। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सूर्य ने आखिरी बात कृतिका की तरफ देखते हुए कही थी। सूर्य के मुँह से ये सुनकर कृतिका गुस्से में चेहरे से उठते हुए कहती है, मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। कितनी बार बताऊँ आपको एक ही बात? इतना बोलकर वह तुरंत केबिन से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे पीछे सूर्य भी गुस्से में निकलता है। केबिन से बाहर निकलते ही सूर्य की नज़र बाहर बेंच पर बैठी कृतिका पर जाती है, वो जो अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा कर रो रही थी। कृतिका को इस हालत में देखकर सूर्य के दिल के 100 टुकड़े हो रहे थे। वो आज खुद को सबसे कमज़ोर समझ रहा था, क्योंकि आज ना तो उसका पैसा काम आ रहा था और ना ही उसका पावर जिसका उसे हमेशा से घमंड था। सूर्य खुद को संभाल कर खुद तुरंत कृतिका के पास आता है और धीरे से उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही कुछ बोलने को होता है, उससे पहले ही कृतिका उसी तरह अपने चेहरे को ढके हुए रोते हुए कहती है, नहीं सूर्य नहीं, प्लीज़ आप मुझे कुछ मत समझाओ, क्योंकि मैं आज आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। कृतिका को अभी भी वही बातें करते देख सूर्य हल्का गुस्से में उसका हाथ उसके चेहरे से हटाकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, एक बार चलकर डॉक्टर की बात तो सुनो कि वो क्या कहना चाहती है। सुनो तो एक बार, और जो कुछ होगा मैं साथ हूँ तुम्हारे। हम दोनों मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। तुम्हें क्यों लगता है जान कि तुम अकेली हो? मैं हूँ ना। बहुत दिनों बाद सूर्य के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर कृतिका हैरानी से अपना चेहरा उठाकर सूर्य को टुकुर टुकुर देखने लगती है। सच में वे अभी खुद किसी बच्ची की तरह लग रही थी।
कृतिका को खुद को इस तरह हैरान नजरों से देखते देख सूर्य हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? सूर्य की बातें सुनकर कृतिका खुद को उससे दूर करके खड़े होते हुए कहती है, आप किसी भूत से कम थोड़े ही हो। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही सूर्य भी खड़ा होकर उसके हाथों को अपने हाथों में था कर धीरे से उसके कान में कहता है, वैसे इसी हैंडसम भूत पर तुम अपना दिल हार बैठी हो और अपना सब कुछ भी। ये बात उसने कृतिका के पूरे शरीर पर अपनी नजरें फेरते हुए कही थी। इतना बोलकर वो अपनी आंखें झपकाकर आई विंग कर आगे बढ़ जाता है। वो कृतिका भी मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिलाकर उसके साथ चल पड़ती है। थोड़ी देर पहले जो उसका मन अशांत था, आज फिर से सूर्य को पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिलहाल दोनों के ही दिल में अपने बच्चे को खोने का दर्द था, लेकिन एक दूसरे का साथ पाकर उन दोनों ने ही अपने डर पर थोड़ा बहुत काबू कर लिया था। थोड़ी ही देर में दोनों एक बार फिर उसी केबिन में बैठे थे, लेकिन अभी दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे, एक दूसरे की हिम्मत बनकर। इधर डॉक्टर एडन एक लंबी सांस छोड़कर दोनों को देखते हुए कहती है, देखिए मिस्टर प्रताप, कॉम्प्लिकेशन तो बहुत है, लेकिन अगर हम सावधानी से चले तो हम ये बचे हुए 6 महीने निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे हर वीक मैम के टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जो काफ़ी पेनफुल भी हो सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा हमें इनका ख्याल रखना होगा, बहुत सावधानी से रहना होगा इन्हें। डॉक्टर एडन की बात सुनकर कृतिका और शौर्य तुरंत एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जहाँ कृतिका के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं शौर्य के चेहरे पर परेशानी। लेकिन मैं कुछ कहता उससे पहले ही कृतिका मुस्कुराते हुए डॉक्टर एडन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे मंजूर है, और आप जो बोलेगी मैं उसी तरह रहूंगी, आप जो कहेगी मैं वही करूंगी, वो ही खाऊंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कृतिका की बात सुनकर सूर्य उसे रोकते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो, 6 महीने कोई कम नहीं होते, इतने पेन में मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, नहीं होगा मुझसे ये। सूर्य को इस तरह देख खुद के लिए पेने की खोद देख कृतिका मुस्कुराते हुए उसके सीने से लगकर कहती है, नहीं सॉरी, हमें करना होगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और अब तो आप भी मेरे साथ हो तो मेरी हिम्मत तो दोगुनी हो गई है। प्लीज़ आप साथ दो मेरा, हम साथ में अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएंगे, प्लीज़ सॉरी। कृतिका की हिम्मत देख सॉरी आगे कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसके दिल में हो रहा शोर शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर भी वो अपना सिर हिलाकर कृतिका की बातों से सहमति जताता है। तभी डॉक्टर एडन उसके सामने एक फाइल बढ़ाते हुए कहती है, ये रहे आपके डेली रूटीन, अब आपको इसी के अनुसार चलना है और यही डाइट फॉलो भी करनी है। सॉरी, वे फाइल अपनी तरफ खींचकर जैसे ही वे खोल कर देखता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट मेंशन की गई थी। लेकिन वो कुछ ना बोलकर फाइल लेकर कृतिका के साथ केबिन से निकल जाता है। कृतिका और सूर्य जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, युवान तुरंत उनकी तरफ दौड़कर आता है और सूर्य के इशारे में ही कृतिका की रिपोर्ट पूछता है। सूर्य भी अपनी पलकें झपकाकर उसे सब ठीक है का इशारा करता है। फिर तुरंत सभी बैठकर वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी पहले की तरह युवान ड्राइव कर रहा था और वे बार बार फ्रंट मिरर से पीछे बैठी कृतिका को देख रहा था। तभी कृतिका की भी नजर युवान पर जाती है और जैसे ही वे युवान को खुद को देखते हुए पाती है, अपना मुंह चमकाकर बाहर की तरफ देखने लगती है। उसकी ये बच्चों वाली हरकत देख युवान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वही अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, ये कभी नहीं सुधरेगी। थोड़ी ही देर में सभी विला में एंटर करते हैं। अंदर आते ही कृतिका सबसे पहले तन्वी के पास जाती है, जो किचन में थी। जैसे ही तन्वी की नज़र उस पर जाती है, वे तुरंत उससे सारी बातें पूछने लगती है और कृतिका भी बिना एक बात छिपाए उसे डॉक्टर एडन की सारी बातें बताने लगती है। कृतिका की बात सुनकर तन्वी उसे गले लगाते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, आज से तेरा ध्यान में रखूंगी, तुझे एक खरोच भी नहीं आने दूंगी, और देखना तुम ना तुझे कुछ होगा और ना हमारे बच्चे को। तन्वी की बात सुनकर जहाँ कृतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वहीं बाहर खड़ी अनाया अपने चेहरे पर एक गंदी मुस्कान लिए बोलती है, मेरी तरफ से भी तू चिंता मत कर मेरी बहना, क्योंकि ना तो मैं तुझे जिंदा बचने दूंगी और ना तेरे बच्चे को दुनिया देखने दूंगी। तभी उसकी नज़र उसी तरफ सूर्य पर जाती है और वह तुरंत वहां से चुपके से निकल जाती है। सूर्य जैसे ही किचन में आता है और दोनों सहेली की बात सुनता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तन्वी की तरफ वो फाइल बढ़ाते हुए कहता है, ये रहा इसका डाइट, अब तुम्हें ही इसे 6 महीने संभालना है। इतना बोलकर वो उस बहुत प्यार से तन्वी के हाथ सिर पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। उसकी ये हरकत तन्वी और कृत्या दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। थोड़ी देर में कृतिका अपने कमरे में आती है और कमरे में आते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती है, क्योंकि उसका पूरा कमरा लाल गुलाबों के फूलों से भरा हुआ था। इसे देखकर उसे अपना सपना याद आने लगता है। कृतिका जैसे ही अपने सुबह के सपने की यादों में खोने लगती है, उसे अपने पेट पर किसी के गर्म हाथ महसूस होते हैं। वो तुरंत पीछे पलटकर अपने पीछे खड़े सूर्य के चेहरे को अपने हाथों से थामती है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगती है। कृतिका की इस हरकत से सूर्य को बहुत हैरानी होती है। तभी उसे कृतिका की गई सुबह की सारी बातें याद आती है। उन्हें याद करते हुए मुस्कुराते खुद से कहता है, पागल है ये लड़की, सोच भी कैसे सकती है कि मैं इसको छोड़कर किसी और को किस कर सकता हूँ।
सूर्य भी अपनी पकड़ कृतिका के बालों पर कसकर उसे चूमने लगता है। थोड़ी देर में सूर्य की किस किस काफी की टीस होती जाती है, जिसे कृतिका बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके सीने पर धक्का मारने लगती है। कृतिका की हालत देख सूर्य न चाहते हुए भी कृतिका के होठों को छोड़ देता है और उसके माथे को अपने माथे से जोड़ते हुए बोलता है, क्या बात है, आज मेरी बीवी बिना मांगे ही मुझे किस दे रही है। पहले तो 100 बहाने बनाती थी। सूर्य की बात सुनकर कृतिका गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, देखा था मैंने सपने में, आपने इसी तरह रूम को डेकोरेट किया था और जब आपने किस मांगी और मैंने नहीं दी तो आपने दी को जाकर किस कर दिया। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए मैंने ही आपको किस कर दिया ताकि आप किसी और को किस ना कर पाए। कृतिका की बचकानी बातें सुनकर सूर्य अपना सिर ना हिलाते हुए कहता है, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम बच्ची हो या तुम्हारे अंदर जो है वो, क्योंकि हरकतें तो तुम्हारी किसी छोटे बच्चे जैसी ही है। उसके बाद एक बार फिर कृतिका को गुस्सा दिला देती है और वे सूर्य के सीने पर धक्का देकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। देखते ही देखते 1 हफ्ता निकल चुका था और इन 1 हफ्ते में सूर्य ने कृतिका का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा था। यहाँ तक कि कृतिका ने युवान को भी माफ कर दिया था। हाँ, वो अभी भी पहले की तरह युवान से बातें नहीं करती थी, लेकिन हमेशा उसके सवालों का उल्टा जवाब देकर अपना गुस्सा जरूर निकालती थी। Thanks for watching. Bye bye.